नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल डिप्लोमेट और सुलझे हुए राजनीति की नब्ज़ को जानने वाले कुशल राजनेता के बारे में, जिन्होंने आज़ाद भारत की बागडोर को न सिर्फ संभाला बल्कि भारत को नए युग में ले चलने का कुशल नेतृत्व भी किया। हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिनका स्थान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम दौर में महात्मा गांधी के बाद शीर्ष नेतृत्व में गिना जाता था। नेहरू जी का जन्म कश्मीरी ब्राह्मणों के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक बने। प्रत्येक विचारक अपने देश काल परिस्थितियों का ही दास होता है। 16 वर्ष की आयु में नेहरू को अंग्रेजी शासन और ट्यूटर्स ने घर पर ही शिक्षित किया। 1905 में वो एक प्रमुख इंग्लिश स्कूल हैरो गए, जहां वे 2 साल तक रहे। हैरो के बाद वे कुछ समय कैम्ब्रिज में भी पढ़े, जिसके बाद उन्होंने लंदन से बैरिस्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में 7 साल बिताने के बाद उन्होंने एक पत्र में अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि मैं ईस्ट और वेस्ट का एक अजीब मिश्रण बन चुका हूं, और फिर वो भारत की खोज के लिए भारत वापस आ गए। उनके व्यक्तित्व का ये मिला जुला रूप उनके आगे के राजनीतिक जीवन और प्रत्येक निर्णय में साफ साफ दिखाई देता है। एक संपन्न परिवार से होने के कारण उनके व्यक्तित्व में आदर्शवादी बातों का ज़्यादा मिश्रण था, और जो ज़मीनी हकीकतों से मेल नहीं खाती थीं, जबकि गांधी, अंबेडकर जैसे नेताओं ने समाज की सच्चाइयों को करीब से देखा भी और उसे महसूस भी किया। भारत लौटने पर सबसे पहले उन्होंने एक वकील के रूप में सेटल होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद में वे अपने कई समकालीन नेताओं की तरह देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसी दौरान नेहरू की गांधी से पहली बार मुलाकात हुई। 1929 के लाहौर सेशन के बाद नेहरू देश के उभरते हुए युवा समाजवादी नेता के रूप में सबके सामने आए। 1931 में उनके पिता की मृत्यु के बाद नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के और करीब आ गए। साथ ही सभी उन्हें गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखने लगे। नेहरू ने एक इतिहासकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक समीक्षक के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई। नेहरू जी ने समकालीन विश्व की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। ये विचार उनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी और उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचनाओं में जैसे ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बिखरे पड़े हैं। नेहरू जी ने अपने लेखों में इतिहास का सिर्फ क्रोनोलॉजिकल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है, बल्कि इतिहास का विश्लेषण करते हुए उन्होंने उन सोशल सर्कमस्टांसेस को बारीकी से एनालाइज भी किया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि नेहरू जी के हिसाब से इतिहास का निर्माण किसी विशेष क्लाइमेट या वातावरण के प्रभाव से नहीं होता, बल्कि उन सोशल और आर्थिक शक्तियों के प्रभाव से होता है जो समय के साथ बनती और मिटती चली जाती हैं। ये विचार मार्क्सवादी इतिहास दर्शन से काफ़ी कुछ मेल खाता है, जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है और मान्यताओं और अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी सोवियत रूस के सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी केंद्रीकृत शासन प्रणाली से भी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने सोवियत संघ की बहुत सी अचीवमेंट्स की प्रशंसा की, लेकिन इस बात ने उनका ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचा। वह थी बच्चों और सर्वसाधारण की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, जो उस समय दुनिया में सबसे अच्छी थी। नेहरू का भी यही मानना था कि सभी प्रकार की शिक्षा का प्रसार ही एक बहुत मजबूत शक्ति है जो हर बंधन से मुक्ति दिला सकती है। नेहरू जी की भविष्यवाणी आज के समय में भी वर्ड बाय वर्ड रेलिवेंट सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। राष्ट्रवाद पर भी नेहरू जी ने स्पष्ट विचार रखे हैं। राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए नेहरू जी ने ये कहा है कि राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है सांस्कृतिक अनेकता और संश्लेषण यानी सिंथेसिस। नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के संकीर्ण आधारों का खंडन करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म को अपने राष्ट्रवाद का आधार बनाया है, जहां पर उनका मानना है कि राष्ट्रवाद मूल रूप से अतीत की उपलब्धियों और परंपराओं की सामूहिक स्मृति है। साफ शब्दों में देखा जाए तो अपने खोए हुए अतीत की फिर से खोज ही राष्ट्रवाद है।
नेहरू जी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म की बात की है, जहां लोगों को जोड़ा जाए, ना कि डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म की, जैसे हमने जर्मनी जैसे देशों में देखा, जहां राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ ऐसा भी किया गया जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो गई। नेहरू जी के राष्ट्रवाद की परिभाषा में आत्मनिर्णय का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो था ही, साथ ही डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के विचार को भी बढ़ावा दिया गया है। नेहरू जी केवल भारत के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैटर्स में भी उन्होंने हमेशा न्याय का ही साथ दिया। नेहरू जी कई एशियन और अफ्रीकन देशों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक भी थे। राजनीतिक और आर्थिक दोनों आधार पर भी इंटरनेशनलिज्म को सही बताते हुए उन्होंने ये कहा है, आधुनिक युग में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से नेशनल बाउंड्रीज खत्म होती जा रही हैं और वर्तमान युग में हर देश दूसरे देश पर कई मामलों में निर्भर हो गया है। आज की दुनिया इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ धीरे धीरे इंटरनेशनल होता जा रहा है। इस वजह से नेहरू जी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ साथ एक विश्व वन वर्ल्ड के प्रिंसिपल के समर्थक बन गए थे। सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए नेहरू जी ने आर्थिक नीति के मामले में मिक्स्ड इकोनॉमी का सहारा लिया, जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर जो सरकार द्वारा चलाया जाता है और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के उद्योगों को साथ साथ कार्य करने दिया जाता है। इसके अलावा नेहरू जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि केवल विज्ञान ही इस देश की सभी समस्याओं को सुलझा सकता है, जैसे भूख और गरीबी, इलिटरेसी, अंधविश्वास, संसाधनों की बर्बादी और एक संपन्न देश में भूखमरी से पीड़ित जनता की समस्या। उन्हीं के शब्दों में देखा जाए तो भविष्य विज्ञान का है और विज्ञान के साथ मैत्री करने वालों का है। उनके अनुसार आज के युग में कोई भी देश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज ना हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही देश के लोगों को एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हुए देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सरकार को विकास की ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे संपूर्ण समाज को लाभ हो, सोसाइटी में पिछड़े वर्गों को भी विकास का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट कर ना रह जाए। इस पॉलिसी के चलते नेहरू जी के काल में पब्लिक एंटरप्राइज का भारी विस्तार हुआ और भाखड़ा और भिलाई को भारत के नए मंदिरों के रूप में सराहा गया। लेकिन उन्होंने केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि भारत की एक विशाल जनसंख्या जो कि गांव में रहती थी, उसके लिए रोजगार पैदा करने की ज़रूरत को भी वो अच्छे से समझते थे। इसके लिए उन्होंने शहरी उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण उद्योगों, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया। ऐसे समाजवाद को प्रोग्रेसिव सोशलिज्म का नाम दिया गया है, जहां इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों की रीस्ट्रक्चरिंग पर बल दिया जाता है, यानी उद्योग और कृषि दोनों को साथ लेकर विकास की नीतियों का निर्माण किया जाता है। नेहरू जी भारत को ऐसे अंधकार से बाहर निकाल कर लाए जहां नए विचारों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पनपने की पूरी व्यवस्था थी। उनका लक्ष्य केवल भारत के लोगों का कल्याण करना नहीं था, बल्कि उसमें विश्व शांति यानी वर्ल्ड पीस और ह्यूमन वेलफेयर जैसे इंक्लूसिव आइडियाज़ का भी पूरा स्थान था। 1962 में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद ही नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी और 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। Remains of this man, who was the father of his great country for 17 years, were born along a 6-mile route on the way to the cremation site on the Jumna River. No one could accurately number the vast assemblage watching and walking in the procession to pay